हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी के टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे क्या हर व्यक्ति जिसको 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, क्या सबको स्टेंट की ज़रूरत है? क्या ये कंपलसरी है कि हर व्यक्ति जिसको किसी भी नली में 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है सबको हमें एंजियोप्लास्टी करना ही करना, नहीं तो वो सब मर जाएंगे? ऐसा फैक्ट है या नहीं? और कौन कौन से और पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम स्टेंटिंग का डिसीजन लेते हैं? कई पेशेंट्स हमें मैसेज करते हैं कि सर मेरे को 70% ब्लॉकेज बताया है, इसमें स्टेंट करना है कि नहीं। अब सिंगल पैरामीटर के बेसिस पे डिसाइड कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि एंजियोप्लास्टी करना है कि नहीं। पेशेंट बोलता है कि सर मेरे को हार्ट अटैक आया था, नली में एंजियोग्राफी किया तो ब्लॉकेज 70% निकला, अब बताओ स्टेंट करना है कि नहीं। एकमात्र क्राइटेरिया सिर्फ ब्लॉकेज का परसेंटेज ही नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है कि एंजियोप्लास्टी करनी ज़रूरी है कि नहीं। आज इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आज उस बारे में उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके इस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक है डिस्कशन पर कि क्या 70% क्राइटेरिया जो एंजियोप्लास्टी के लिए माना गया है, क्या यही एकमात्र क्राइटेरिया डिसाइड करने का कि स्टेंट करना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, 70% का कट ऑफ जो है वो माना जाता है कि 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। एंजियोप्लास्टी करने से मृत्यु दर कम होता है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ है। पेशेंट को अगर कोई सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, चलने में सांस नहीं फूल रही है, कोई छाती में दर्द नहीं हो रहा, घबराहट पसीना नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे लोगों में स्टेंट करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। इन्हें क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बोलते हैं। कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो शो करती है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है या पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो उसमें स्टेंट करना चाहिए। स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना में फ़र्क होता है। स्टेबल एंजाइना यानी पेशेंट को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, 3-4 महीने या सालों से उसको हल्का हल्का चलने में सांस फूलती है, छाती में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, सालों से उतना ही स्टेबल सिम्टम्स चल रहे हैं। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब ये कि जब पेशेंट की सिम्टम पैटर्न पिछले 3 महीनों में डिटोरिएट हुआ है, यानी कि पेशेंट का स्टैमिना पहले जितना था उसके कंपैरिजन में अभी बढ़ा है, तो अनस्टेबल एंजाइना पेशेंट्स में आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, रैपिडली डिटोरिएट हो रही है। इसका मतलब वो बहुत टाइम तक नहीं टिक पाएगा, बहुत टाइम तक सिर्फ दवा पर मेंटेन नहीं हो पाएगा। जो लोग करेज और इस्कीमिया ट्रायल की बात करते हैं उसमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों ट्रायल स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स में, यानी जिनको 60-70% ब्लॉकेज महीनों से सालों से था और वो स्टेबल थे, हार्ट अटैक नहीं था, कोई उनको ट्रोपोनिन एंजाइम पॉजिटिव नहीं था, उन लोगों में आप अगर दवा पर मेंटेन करते हो और कुछ सालों तक मेंटेन करते हो तो काम चल सकता है। ये सारे ट्रायल्स मीडियम लेवल्स के ट्रायल्स थे, यानी 3-4 साल के फॉलोअप वाले ट्रायल्स थे, बहुत लंबे ट्रायल्स नहीं थे। स्टेबल एंजाइना का पेशेंट कई सालों तक एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है, इसीलिए वैसे पेशेंट में अगर हम एंजियोप्लास्टी नहीं भी करें तो चल सकता है। एक और टेक्निक है ऐसे केसेस में डिटरमाइन करने के लिए कि प्लास्टिक की ज़रूरत है कि नहीं, जिसे फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व टेक्निक बोलते हैं। उसमें एक प्रेशर सेंसिटिव वायर हम ब्लॉकेज के अक्रॉस क्रॉस करते हैं और उसके आगे और पहले का दोनों का प्रेशर डिफरेंस देख लेते हैं, ग्रेडियंट कितना है वो देख लेते हैं। अगर ग्रेडियंट ज़्यादा है तो प्लास्टिक करना है या नहीं तो नहीं करना है। फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व के बारे में एक स्पेशल वीडियो हमने किया था जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, FFR करके टॉपिक है। हाँ, आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हमारा डिस्कशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को 70% ब्लॉकेज है, अगर व्यक्ति को सिम्टम्स नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सांस वगैरह नहीं फूल रही है, तो आप दवा पर चला सकते हैं। कितने टाइम तक दवा पर चलेगा और वो 70% से 90% पहुँचने में कितना टाइम लगेगा या 100% पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। किसी व्यक्ति में 1 साल लग सकता है, किसी में 2 साल, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, वो लक है। आप कितना अच्छा परहेज करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, दवाइयों को कितने ध्यान से लेते हैं, कितना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। बाकी तो लक है। कितना आपका जल्दी ब्लॉकेज बढ़ेगा, किसी केस में वो थोड़े जल्दी बढ़ सकता है, किसी में बहुत टाइम लगा सकता है, दैट इज़ लक। पर हाँ, अगर 70% का ब्लॉकेज और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो वहाँ प्लास्टी नहीं भी करे तो चलेगा। सेकेंड चीज़, एक और क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए, वो ये है कि नली कौन सी है जिसमें वो ब्लॉकेज है। अगर वो हार्ट की मेन नली है जो हार्ट का बहुत बड़ा एरिया सप्लाई कर रही है और ब्लॉकेज अनस्टेबल लग रहा है, उसका मेम्ब्रेन अनस्टेबल लग रहा है, तो वैसे में प्लास्टिक करना चाहिए। उसे अनस्टेबल एंजाइना का प्लाक बोलते हैं, तो वैसे में प्लास्टिक करना चाहिए। अगर हार्ट अटैक का सिनारियो है, रिसेंटली पेशेंट को
को हार्ट अटैक आया है, बड़ा नली में हार्ट अटैक है, छोटे अटैक की बात नहीं करूँ, बड़ी नली में हार्ट अटैक है, ट्रोपोनिन एंजाइम्स क्लियरली पॉजिटिव है, वैसे केस में प्लास्टी करनी चाहिए, उसमें कंपैरेटिवली फ़ायदा ज़्यादा हो क्योंकि वो ब्लॉकेज अनस्टेबल है। रिसेंटली उसमें अटैक आया यानी उसका मेम्ब्रेन ऊपर से अनस्टेबल है, वो मेम्ब्रेन रिसेंटली फट गया है, तो उसमें दोबारा से हार्ट अटैक आने का चांस काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उसको प्लास्टिक करना चाहिए। हर एक को प्लास्टिक करना ऐसा नहीं कहूँगा, कंपैरेटिवली बड़ी नलियाँ हैं, ज़्यादा एरिया को सप्लाई कर रही हैं और रिसेंट हार्ट अटैक आया तो करने से फ़ायदा होने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि अगर किसी व्यक्ति का एरिया वायबल है तो प्लास्टिक करना है, नहीं तो नहीं। यानी जिस एरिया को नली सप्लाई कर रही है, अगर पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है और वो एरिया ऑलरेडी डेड हो चुका है, तो फिर वहाँ पे प्लास्टिक करने का फ़ायदा नहीं है। जैसे गार्डन में पौधा जीवित हो तो पानी देने का मतलब है, पौधे मर जाएं तो फिर पानी देने का कोई मतलब नहीं है। तो वैसे अगर एरिया जिसको वो नली सप्लाई कर रही है वो एरिया अगर अटैक की वजह से ऑलरेडी काफ़ी हद तक डेड हो चुका है तो उसको प्लास्टिक करके ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उस एरिया का वाइबिलिटी असेसमेंट करने के लिए आप इको को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस थैलियम स्ट्रेस पेट को यूज़ कर सकते हैं, कार्डियक एमआरआई सबसे अच्छा तरीका है इसको जज करने का। अगर ये टेस्ट ये शो करते हैं कि वो एरिया जीवित है, वायबल है, तो उसमें प्लास्टिक करनी चाहिए। अगर वो एरिया शो करते हैं कि डेड हो चुका है या 90-95% तक डेड हो चुका है तो वैसे एरिया में स्टेंट करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टेंट से आप नली का रक्त प्रवाह तो चालू कर देंगे लेकिन जो एरिया ऑलरेडी डेड हो चुका है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि वो नली खुल जाएगी, एरिया का हीलिंग थोड़ा बेटर हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई उस एरिया में बेटर हो जाएगा, वो एरिया जो नली बंद है वो बाकी नलियों को थोड़ा कोलैटरल सप्लाई करेगी ताकि कल को अगर फ्यूचर में उन नलियों में हार्ट अटैक आया तो वो नली दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। इसे ओपन आर्टरी हाइपोथेसिस बोलते हैं कि खुली आर्टरी बंद आर्टरी के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म मृत्यु दर को कम करती है। अभी फर्क भले ना ही पड़ रहा हो, 4 साल 5 साल बाद जब दूसरी नली का ब्लॉकेज बढ़ के 100% पे पहुंचेगा, अटैक आएगा, तब वो नली काम आएगी अगर वो चालू छोड़ते हैं तो, एज कम्पेयर टू वो नली को बंद छोड़ते हैं तो। क्योंकि बंद छोड़ते हैं तो वो दूसरी नली से ब्लड सप्लाई लेगी, उसका थोड़ा बहुत भी अगर टिश्यू जिंदा है तो वो दूसरी नली से ब्लड सप्लाई लेगी अपना काम चलाने के लिए, और चालू छोड़ते हैं तो वो दूसरे को भी सप्लाई दे सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो उसको खोल देने में कुछ बेनिफिट होगा। जो एंजियोप्लास्टी का टेक्निक है जिसमें हम नलियों में जो कचरा है उसको साइड पे करते ताकि ब्लड का प्रवाह चालू हो, पर अगर किसी को बहुत ज़्यादा टाइट ब्लॉकेज नहीं है, बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारी नहीं है तो वहाँ स्टेंट करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। खासकर अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है या नली बहुत छोटी है तो भी बहुत फ़ायदा नहीं होता है। कभी कभी किसी को बहुत पतली नली होती है और बहुत डायमीटर नली का बहुत कम होता है, वहाँ पे भी स्टेंटिंग करने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि पतली नलियों में कंपैरेटिवली स्टेंट के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। स्टेंट को जब आप करते हैं तो उसके अंदर या बीच की जो लेयर है वो अगर काफ़ी जगह स्पेस हो तो स्टेंट के चलने का चांस ज़्यादा है। जहाँ नली में स्पेस बहुत कम है वहाँ थोड़ा सा भी अगर स्टेंट में रूज आ जाएगा तो नली वापस से बंद हो जाएगी, रीब्लॉकेज आने का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। ब्लड में भी ज़्यादा टर्बुलेंस होगा क्योंकि नली पतली है, दोनों तरफ स्टेंट है, तो ब्लड को भी वहाँ बहने में थोड़ा टर्बुलेंस होगा, क्लॉटिंग के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाएंगे, तो रीब्लॉकेज का चांस, कोलेस्ट्रॉल जमा होने का चांस, क्लॉटिंग होने का चांस, सब कुछ वैसे केस में ज़्यादा होगा। इसलिए पतली नलियों में एंजियोप्लास्टी कंपैरेटिवली करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अगर पेशेंट को बड़ी नली है, ज़्यादा एरिया सप्लाई कर रही है, सिम्टम्स अगर हैं यानी चलने फिरने में सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट, पसीना हो रहा है, जो कि दवा से मैनेज नहीं हो पा रहा है, दवा लेने के बावजूद भी पेशेंट को सिम्टम्स हो रहा है, मेन नलियों का ब्लॉकेज है, काफ़ी बड़ा एरिया अगर वो सप्लाई कर रही है, प्लस अगर वो टिश्यू जिंदा है, वायबल है, तो ही उसमें एंजियोप्लास्टी करना है। अगर एरिया नॉन वायबल है तो उसमें एंजियोप्लास्टी करने का फ़ायदा नहीं है। पर ये ऑल और नन फिनोमिना नहीं है कि आपने उसको बोल दिया कि साहब 70% है, कोई तकलीफ नहीं, अब छोड़ दिया, अब 10 साल बाद देखेंगे, वैसा नहीं है। वैसे पेशेंट को भी आपको रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ेगा, रेगुलर इको टीएमटी करते रहना पड़ेगा। जब कभी भी वो स्टेबल ब्लॉकेज अनस्टेबल होता है या पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट होती है तो वहाँ पे आपको तुरंत उसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। अगर पेशेंट स्टेबल है और लंबे समय तक उसको कोई तकलीफ नहीं है तो आप उसको दवा पर छोड़ सकते हैं। वैसे केसेस में आपको एंजियोप्लास्टी नहीं भी करे तो आपका काम चल सकता है। कितने साल चलेगा ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, कभी कभी 1 साल चल सकता है, कभी 2 साल, कभी 10 साल, वो लक पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में एंजियोप्लास्टी करने से एटलीस्ट आदमी टेंशन फ्री तो हो जाता है कि यार वो ट्रीटमेंट हो गया, अब उसमें कब बढ़ रहा है, कितना स्पीड से बढ़ रहा है, वो माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एटलीस्ट 80-90% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो डेफिनेटली हम रिकमेंड करते हैं कि प्लास्टिक कर देना चाहिए, क्योंकि जब 80-90% क्रॉस हो जाता है ब्लॉकेज तो फिर वो ज़्यादा साल नहीं चलता। 70% के आसपास का ब्लॉकेज को आप कुछ साल खींच सकते हो, पर इसमें सिर्फ परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज काउंट नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें है सिम्टम्स और वायबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि जो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे स्टेंट करना चाहिए कि दवा पे छोड़ देना चाहिए। तो अगली बार अगर आप हमें मैसेज करते हैं या अगली बार आप हमसे पूछते हैं कि मेरे पेशेंट को 70% ब्लॉकेज है, स्टेंट करना है या नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि वो डिसीजन इतना ईजी नहीं है। पूरा एंजियोग्राफिक डिटेल पिक्चर देखे बिना और पूरा पेशेंट की ओवरऑल इको प्रोफाइल और एंजियोग्राफिक प्रोफाइल और सारी चीज़ें देखे बिना सिर्फ मैं आपको बोल दूं कि साहब प्लास्टिक करा लो या नहीं कराओ या दवा पर चलने, तो वो गलत डिसीजन होगा जिसमें आपके पेशेंट को ही तकलीफ होगी। अगर मैं आपको बिना देखे कुछ भी बोल देता हूँ कि प्लास्टिक कर दो तो भी नुकसान हो सकता है और उल्टा बोलता हूँ तो भी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल होना ज़रूरी है। सारी डिटेल्स को ध्यान में रख के तभी डिसीजन लिया जाता है, तो ही वो सही डिसीजन हो सकता है। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सके, समझा सके, अपने पेशेंट की लाइफ को बेटर बना सके और उसकी बीमारी को बेटर तरह से मैनेज कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम उन टॉपिक्स को कवर करने का फ्यूचर में प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।